ये बात नहीं थी कहने की, अब तुमने कह दी है तो उसकी सजा भुगतो यारो। यानी कि जो बात नहीं थी कहने की, अब आपने उसे कह दिया है तो आपको सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जाने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट की, निर्णय की, जिसने भारत में पत्रकारिता, फ्रीडम ऑफ प्रेस और मानहानि के कानून पर बड़ा असर डाला है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय है जिसको आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कब डेफेमेशन का सूट हो सकता है और कब नहीं हो सकता। फैक्चुअली करेक्ट रिपोर्टिंग इज नॉट डेफेमेशन, यानी कि यदि तथ्यों के आधार पर कोई बात हो रही है तो क्या वो डेफेमेशन में आएगा नहीं आएगा, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए समझते हैं कि मामला क्या था, क्या आरोप लगे और कोर्ट ने आखिर इस केस का क्या निर्णय दिया। उससे पहले भाई आपसे निवेदन, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। हमारा प्रयास वही है जिसको हम निरंतर जारी रखे हुए हैं, सरल हिंदी भाषा में निर्णयों का विश्लेषण, चर्चा, छोटी सी चर्चा, संक्षिप्त चर्चा, 10, 12, 15 मिनट के अंदर अंदर एक सारांश लेके आने का प्रयास है। यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को अवश्य ही आप लाइक करें, शेयर करें और यदि अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हम लोगों को हौसला मिलता रहे और हम लोग ऐसी वीडियो बनाते रहे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। यह मामला शुरू हुआ एक आर्टिकल से जो 14 दिसंबर 2010 को टाइम मैगजीन में पब्लिश हुआ था। इस आर्टिकल का शीर्षक था अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडियंस नॉन प्रॉफिट्स अंडर स्क्रूटनी। अकाउंटेबिलिटी ऑफ इंडियाज नॉन प्रॉफिट्स अंडर स्क्रूटनी। इस आर्टिकल में भारत के एनजीओ और उनकी फंडिंग पर सवाल उठाए गए थे। इस दौरान एक पैरा में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट रवि नैयर और उनकी एनजीओ साग्ड, यानी कि SAHRDC साग्ड या SAHRDC जो भी इसका नाम आप पुकार सकते हैं, का जिक्र आया। लेख में कहा गया था कि भारतीय एजेंसियां एनजीओ की जांच कर रही हैं। यूरोपीय एंटी फ्रॉड एजेंसी ने संकेत दिए थे और नैयर हैज डिनाइड ऑल रॉन्ग डूइंग, यानी कि नैयर ने सभी आरोपों को नकारा है। रिस्पोंडेंट रवि नायर का कहना था कि यह उनके खिलाफ डेफेमेशन है। उन्होंने 2014 में क्रिमिनल कंप्लेंट दाखिल की, लगभग 4 साल बाद, यानी कि 2010 में जब यह मामला यानी कि लेख प्रकाशित हुआ, उसके लगभग 4 साल बाद एक कंप्लेंट केस दाखिल होता है। रवि नायर ने कोर्ट में कहा वह राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जाने माने ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं। टाइम मैगजीन के आर्टिकल ने उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग आदि से जोड़कर बदनाम किया। लेखक नीलांजना ने उन्हें कोई स्पष्टीकरण देने का मौका ही नहीं दिया। इससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई। उन्होंने लगभग 28 पन्नों की कंप्लेंट फाइल की, जैसा दस्तावेजों में है, और आईपीसी की धारा 499, 499 एंड 500 यानी कि 500 के तहत डेफेमेशन का आरोप लगाया। नीलांजना भौमिक नोएडा निवासी एक अवार्ड विनिंग पत्रकार, जो टाइम की रिपोर्टर, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो भी लिखा गया वह पब्लिक रिकॉर्ड और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर आधारित था। यानी कि मैंने जो भी अपने लेख में लिखा था, एक तो वह पब्लिक रिकॉर्ड और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर आधारित था। एनजीओ की जांच 2008 से चल रही थी। सीबीआई ने बाद में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी। रिपोर्ट पूरी तरह फैक्चुअल थी और आर्टिकल में साफ लिखा था कि नैयर डिनाइज ऑल रॉन्ग डूइंग, यानी कि हमने आर्टिकल लिखा है कि नैयर ने सभी आरोपों को नकार दिया। एक जांच चल रही थी, 2008 से चल रही थी। सीबीआई ने जांच में बाद में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी। जो भी मैंने आरोप लगाए वे पब्लिक रिकॉर्ड और सीबीआई इन्वेस्टिगेशन पर आधारित थे।
जो पत्रकार थे नीलांजना भौमिक, उनका कहना था। उन्होंने कहा कि केस गलत है, जो डेफेमेशन का केस किया गया है वह गलत है, दुर्भावनापूर्ण है। जो मेरा आर्टिकल था दुर्भावनापूर्ण नहीं था, और सबसे महत्वपूर्ण जो उन्होंने कहा कि ये बार बार समय से बाहर टाइम बार्ड है, यानी कि 2010 का आर्टिकल था और आपने 2014 में कंप्लेंट दाखिल की, तो टाइम बार्ड भी है। अब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस नीना बंसल कृष्णा के सामने इस मामले की सुनवाई हुई। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा जी के सामने इस जो परिवाद था, कंप्लेंट थी, इसमें 4 मुख्य सवाल थे। क्या आर्टिकल डेफेमेटरी था, यानी क्या मानहानि के अंतर्गत यह आर्टिकल या लेख आता है? क्या पत्रकार की इंटेंशन गलत थी, यानी कि नियत गलत थी? क्या वाकई ही रवि नायर की प्रतिष्ठा को नुकसान हुआ? क्या शिकायत समय सीमा के अंदर थी या समय सीमा के बाहर थी? अब पहला प्रश्न जो था कि क्या आर्टिकल डेफेमेटरी था, कि क्या मानहानि कारक था यह आर्टिकल लेख, तो आर्टिकल ने सिर्फ यह बताया कि एनजीओ की जांच चल रही थी। यह फैक्चुअली करेक्ट था कि सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, यानी कि जो लिखा गया एनजीओ की जांच तो चल रही थी, सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज की थी। आर्टिकल ने कहीं भी यह नहीं कहा कि नायर दोषी, यानी कि आर्टिकल में यह नहीं कहा कि नायर दोषी है, सिर्फ यह कहा कि उनकी एक जांच चल रही है, सीबीआई ने एफआईआर की है, और दोनों ही बातें सच थी। बल्कि लिखा, और यह भी लिखा आर्टिकल में कि नायर हैज डिनाइड ऑल रॉन्गडूइंग, यानी कि उन्होंने अपना सभी आरोपों से इंकार किया, यह भी आर्टिकल में लिख दिया। तो कोर्ट ने जो कहा, कोर्ट ने कहा देयर वाज नो डेफेमेटरी स्टेटमेंट, ओनली फैक्चुअल रिपोर्टिंग, यानी कि जो तथ्य थे सिर्फ उसकी रिपोर्टिंग की गई है, कोई डेफेमेटरी तो स्टेटमेंट आया ही नहीं। देखिए, जो पत्रकार लोग भी हम इसको देख रहे हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है। यानी कि यदि किसी तथ्य के बारे में बताया जाए, कोई जांच चल रही है, यह बताया जाए, तो ऑनरेबल कोर्ट आता है कि अपनी तरफ से कुछ कहा ही नहीं, एक रिपोर्टिंग करी है कि हां ऐसी ऐसी जांच चल रही है, उसमें कहीं पर भी यह नहीं कहा कि वे दोषी हैं, बल्कि कहा कि उन्होंने इंकार किया। तो ये देयर वाज नो डेफेमेटरी स्टेटमेंट, ओनली फैक्चुअल रिपोर्टिंग। कोर्ट ने प्रेस फ्रीडम का भी हवाला दिया, और कोर्ट ने प्रेस फ्रीडम का हवाला देते हुए कहा मीडिया का काम है फैक्ट बेस्ड रिपोर्टिंग करना। अगर सही रिपोर्टिंग पर भी डेफेमेशन केस दायर होगा तो यह अनहेल्दी है, यानी कि अगर सही रिपोर्टिंग हो रही हो, तथ्यों के आधार पर रिपोर्टिंग हो रही हो, उस पर भी डेफेमेशन का केस आप फाइल करने लग जाएंगे, तो यह अनहेल्दी है, यह सही नहीं है। कोर्ट रिकॉर्ड्स या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पर आधारित रिपोर्टिंग को डेफेमेशन नहीं कहा जा सकता। दिल्ली हाई कोर्ट का बहुत महत्वपूर्ण जो कहा उन्होंने कि क्या कोर्ट रिकॉर्ड्स या पब्लिक डॉक्यूमेंट्स पर आधारित रिपोर्टिंग को डेफेमेशन नहीं कहा जा सकता। रवि नायर ने कहा कि क्लोजर रिपोर्ट आने के बाद भी आर्टिकल छपा, इसलिए मैलिस था। कोर्ट ने कहा यह साबित नहीं हुआ कि पत्रकार को क्लोजर रिपोर्ट की जानकारी थी। उनका कहना था कि ये जो आर्टिकल छपा उससे पहले ही सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी थी, तो उनका कहना था कि यह साबित नहीं हुआ कि पत्रकार को क्लोजर रिपोर्ट की जानकारी थी। आर्टिकल में डिस्क्लेमर भी था, नायर नाइस, यानी कि आपका डिस्क्लेमर भी आर्टिकल में छाप दिया। शीर्षक और रिपोर्ट एनजीओ सेक्टर की बड़ी समस्या पर केंद्रित थी, यानी कि जो शीर्षक भी था और जो रिपोर्ट थी वो एनजीओ सेक्टर की बड़ी समस्या पर केंद्रित थी। इंडिविजुअल को टारगेट करने का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक पैराग्राफ ही तो आया कि आपकी भी जांच चल रही है, यानी कि कहीं पर जांच चल रही है, उसमें इनकी भी जांच चल रही है, और वाकई जांच चल भी रही थी। तो कहीं पर भी यह साबित नहीं हुआ कि मैलिशियस इंटेंट कहीं साबित नहीं हुआ। अब एक प्रश्न यह है कि क्या रेपुटेशन को नुकसान हुआ, क्योंकि यह प्रश्न तो देखना था कि क्या रेपुटेशन को नुकसान हुआ। डेफेमेशन का सबसे महत्वपूर्ण जो तत्व है, रेपुटेशन मस्ट बी लोड इन द आइज ऑफ अदर्स, नॉट मेनली इन कंप्लेनेंट्स ओन व्यू, यानी कि कंप्लेनेंट्स के ओन व्यू में नहीं,
समाज में भी उनकी रेपुटेशन को डाउन होना चाहिए। यानी कि लोगों की नजरों में, समाज की नजरों में आपकी डेफेमेशन यानी कि जो आपकी रेपुटेशन है, आपकी रेपुटेशन लो हो जानी चाहिए आम जन के नॉलेज में, सिर्फ किसी एक व्यक्ति विशेष के नहीं। तो क्या ऐसा हुआ? तो कोर्ट ने पाया एक भी विटनेस ऐसा नहीं है कि जो बोले कि मैंने आर्टिकल पढ़ा और पढ़कर नायर की इमेज मेरी नजरों में खराब हुई। सिर्फ कंप्लेनेंट की फीलिंग से केस नहीं बनता। देखिए, डेफेमेशन सूट के एक बड़ा इंपॉर्टेंट तत्व क्या है कि जो विटनेसेस है वह भी बोले, उसको भी बोलना अनिवार्य है। और आके कि इनकी नजर, मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मैं तो रवि ने, मान लो किसी ने चोर का कोई बात कही तो कहे जी मैं तो इन्हें बड़ा भला आदमी समझता था, जैसे ही मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मेरी जो रवि नायर के, मेरी नजरों में जो रवि नायर की इमेज थी वह खराब हो गई। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ जो होना था, ऐसा कुछ गवाह ने भी आके नहीं कहा। डेफिनेशन सूट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट जो है, तो ऐसा भी जब कुछ नहीं कहा तो सिर्फ कंप्लेनेंट की फीलिंग पर केस नहीं बनता है, इसलिए यह तत्व भी पूरा नहीं हुआ। अब एक इशू था लिमिटेशन इशू, जो सबसे बड़ा कारण बताया गया। यह केस 2010 में लिखे आर्टिकल पे था, लेकिन शिकायत 2014 में दी गई, यानी 4 साल बाद। क्रिमिनल डिफेमेशन की लिमिटेशन है 3 साल। देखिए, सीआरपीसी की जो सेक्शन 468 है, यानी 468 जो है, कोर्ट ने देखा कि सीआरपीसी की धारा 468 क्रिमिनल डेफेमेशन की जो लिमिटेशन बताते हैं वो 3 साल बताती है, और आपने 4 साल बाद इसको दाखिल किया, जिस पर रवि नायर ने कहा इंटरनेट पर आर्टिकल अवेलेबल है, इसलिए हर बार पढ़ा जाना नई पब्लिकेशन है, इसलिए लिमिटेशन बढ़ जाती है। कोर्ट ने इंटरनेशनल केस लॉज, यूके, यूएस रूल्स का विश्लेषण किया और कहा इंडिया विल फॉलो द सिंगल पब्लिकेशन रूल। अब देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्या आ गया कि आजकल तो इंटरनेट की पत्रकारिता शुरू हो गई ना, फेसबुक, यूट्यूब पे कई चैनल्स आ गए हैं। अब उसके लिए क्या, देखिए मेन कोर्ट के क्या है, इंडिया विल फॉलो द सिंगल पब्लिकेशन रूल। बड़ा इंपॉर्टेंट, देखिए बहुत जानने वाला है। यानी पहली बार जब आर्टिकल पब्लिश हुआ उसी दिन लिमिटेशन शुरू होगी। सिर्फ इंटरनेट पर पड़ा रहना नई पब्लिकेशन नहीं है। यानी कि कोई यूट्यूब या फेसबुक में आपकी वीडियो का आर्टिकल पड़ा हुआ है, आप कहें जी मैंने तो इसको आज पढ़ा तो लिमिटेशन आज से स्टार्ट होगी, ऐसा नहीं होगा। जिस दिन वह अपलोड होकर पब्लिश हुआ, यूट्यूब में पब्लिश हो गया, हम भी ऐसे वीडियो बना रहे हैं, जिस डेट में यूट्यूब में पब्लिश होगी यानी कि लिमिटेशन उस दिन से स्टार्ट होगा। यानी कि पढ़िए किसी 3 साल बाद हमें कोई 4 साल पुरानी वीडियो देखे तो वो लिमिटेशन उस दिन नहीं होगा, इस वीडियो के पब्लिकेशन से 3 साल स्टार्ट होंगे। तो रवि नायर की इस बात को कोर्ट ने नहीं माना, यानी कि जिस दिन पहली बार जब आर्टिकल पब्लिश हुआ उसी दिन से लिमिटेशन स्टार्ट होगी। सिर्फ इंटरनेट पर पढ़े रहना नई पब्लिकेशन नहीं है। और एक महत्वपूर्ण, एलिज रिपब्लिकेशन पत्रकार ने नहीं किया। अगर रिपब्लिकेशन भी हुआ है तो पत्रकार ने नहीं किया, इसलिए उस आधार पर भी केस नहीं चल सकता। इसलिए कोर्ट ने कहा कंप्लेंट इज क्लियरली बार्ड बाय लिमिटेशन, यानी कि कंप्लेंट जो है वो क्लियरली बार्ड बाय लिमिटेशन है। कंप्लेंट इज क्लियरली बार्ड बाय लिमिटेशन, लिमिटेशन से भी बार्ड बता दिया, या जो 3 साल की लिमिटेशन से भी बाहर हो गए। अब कोर्ट ने जो फाइनल कहा, कोर्ट ने कहा नो ऑफेंस ऑफ डेफेमेशन इज डिस्क्लोज्ड, कंप्लेंट इज बार्ड बाय लिमिटेशन। और अदालत ने कहा नीलांजना भौमिक को पूरी तरह डिस्चार्ज कर दिया। क्रिमिनल कंप्लेंट नंबर 33305/2016 को क्वेश कर दिया। अब देखिए जजमेंट का क्या महत्व है। यह फैसला भारत में पत्रकारिता और इंटरनेट पत्रकारिता दोनों के लिए बहुत बड़ा प्रेजेंट है। की टेक जो इसमें जो आते की पॉइंट्स क्या आते हैं इसमें, सही फैक्चुअल रिपोर्टिंग कभी डेफेमेशन नहीं होती। मेलिस बैड इंटेंशन साबित किए बिना डेफेमेशन नहीं बनता। रेपुटेशन में नुकसान साबित करने के लिए सबसे बहुत जरूरी है कि डेफेमेशन के लिए रेपुटेशन में नुकसान साबित करना बहुत जरूरी है, यानी रेपुटेशन में नुकसान साबित करने के लिए सबूत बहुत जरूरी है। इंटरनेट में पड़ा रहना नई पब्लिकेशन नहीं है। जर्नलिस्ट को अनजस्ट हैरेसमेंट से संरक्षण मिलेगा। इसमें यह फैसला आने वाले समय में मीडिया हाउसेस, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, ऑनलाइन पब्लिकेशन सभी के लिए एक पाथ ब्रेकिंग है। दोस्तों, यह एक निर्णय था जिस पर मैंने चर्चा की।
इसके साइटेशन बताने से पहले वही आपसे निवेदन है कि यदि आप लोगों को हमारा ऐप प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से नए नए निर्णयों की हिंदी में जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो इसका आप साइटेशन भी बता देते हैं, स्क्रीन पर देखिए आपके पास आ गया होगा, जिसका साइटेशन आ रहा है इन दी हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली एट न्यू दिल्ली 17 नवंबर 2025 का जजमेंट है। क्रिमिनल MC 13/13/2021 NCRL MA 67902021 मिसेज नीलांजना भौमिक वर्सेस रवि नायर का एक केस है और जो मिस जस्टिस नीना बंसल कृष्णा का जजमेंट है और इसमें डेट हमने आपको बताई थी 17 नवंबर का ये जजमेंट है और वही जस्टिस नीना बंसल कृष्णा जिसका जजमेंट है और इसमें इसका QR कोड भी हम लगा देते हैं स्क्रीन में ताकि आप QR कोड से भी जजमेंट को देख सकते हैं। QR कोड भी हमने स्क्रीन पे लगा दिया जिससे आपको आराम से दिख जाए। तो दोस्तों एक निर्णय था जिस पर हमने चर्चा की। कल फिर किसी एक नए निर्णय के साथ आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार।